नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। क्या बोलता है पब्लिक? हाउ आर यू ऑल? सो इंटरेक्टर डन एंड डस्टेड। गाइस, मुझे जैसा मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बोला था, मुझे टू वे कम्युनिकेशन चाहिए आप लोग के साथ। जी हाँ, इसके लिए इमीडिएटली आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो जाओ। 9819201473 इज द नंबर। सो यहां पे आपको खाली एक व्हाट्सएप ड्रॉप करना है एंड जस्ट राइट डाउन सर लेट्स गेट कनेक्टेड। सो जैसे ही आप कनेक्ट कर लोगे, क्या होगा इससे? तो एक तो आप लोगों को एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार सर से डायरेक्टली बात हो रही है। एब्सोल्युटली यस। सेकंड, जब नेक्स्ट टाइम आपको मेरे साथ फॉर एग्जांपल कोई डाउट वाउट पूछना हुआ तो देयर विल बी अ कंफर्ट फॉर यू कि भाई चलो ठीक है, सर के साथ एक बार कम्युनिकेशन हो चुका है। तो जब भी आप ऐसा लिखते हो लेट्स गेट कनेक्टेड, हो सके तो अपना नाम एंड अपना कौन से हो आप, कौन से सिटी से हो आप, वो भी एक बार बता दिया करो सो दैट आई कम टू नो ऑफ द डेमोग्राफिक्स। ठीक है, सो इस हिसाब से वर्कआउट करते हैं, कम्युनिकेट करते रहेंगे डाउट्स के लिए, फीडबैक्स के लिए, ओवरऑल हाउ थिंग्स आर गोइंग एंड ऑल ऑफ इट। सी, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कम्युनिकेट करते रहना अपने स्टूडेंट से एंड आई एम श्योर वी विल डू इट मच मोर ऑफन। तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं एवरीबॉडी। सो यो यार, अच्छा और एक चीज बॉस, इकोनॉमिक टाइम्स डाउनलोड किया कि नहीं? यार इकोनॉमिक टाइम्स है, मिंट है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, जो तुम लोग को पढ़ना है पढ़ो, बट प्लीज ये एक हैबिट अभी से डाल दो। इट विल हेल्प यू फॉर सीए फाइनल ऑल्सो एंड एट द सेम टाइम जब तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे ना, ट्रस्ट मी ये हैबिट तब बहुत बहुत ज्यादा काम आएगी। कुछ स्टूडेंट सोचते हैं सर सीए बनेंगे तब देख लेंगे ना, यार सर अभी से क्यों लोड दे रहे हो? देखो बात ये नहीं है, बात है कि सीए बनोगे फिर वो पढ़ने के ग्रूव में आओगे, उससे बेटर है ना कि अभी अपने पास टाइम है, अभी अपने पास एक एक नया चीज सीखने का एक बोलते हैं ना एक थर्स्ट है, तो क्यों ना अभी से स्टार्ट कर दिया जाए। और जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बने ना तब तो मतलब एकदम एक भूख बन जाएगी अपने को ये न्यूज़पेपर रीड करने की, तब तो अपन प्रो बन जाएंगे। तो अभी का जो टाइम है, जो एक डेवलपमेंट वाला टाइम है, सेल्फ डेवलपमेंट वाला टाइम है, प्लीज यूटिलाइज इट इन द बेस्ट मैनर पॉसिबल एंड नथिंग बेटर देन रीडिंग फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस। ट्रस्ट मी, कुछ टाइम बाद देखो, ये अचानक से नहीं समझेगा, बट 6-8 महीने बाद आप मुझे याद करोगे, देखना आप बोलोगे कि सर ये बहुत अच्छी आदत डलवाई है एंड इट इज हेल्पिंग अस। और 6 साल बाद सीए बन जाओगे ऑब्वियसली, तब तक तुम कोई बड़ी कंपनी के बड़े लेवल पे होगे, असेट मैनेजमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगे या वेरेवर यू विल बी, दैट इज वेयर यू विल रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इट। ये देखो कैसा है बताएगा, मम्मी पापा के जैसा है। मम्मी पापा कुछ चीजें कहते हैं तो तब ऑन द स्पॉट अपने को चुभता है, तो अरे क्या है यार, बट बाद में वो चीज अपने को रियलाइज होती है, यार मम्मी पापा तो भगवान ही बराबर है ना। सो दैट्स हाउ आर थॉट प्रोसेस शुड बी। ठीक है, तो इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते रहो रेगुलर बेसिस पे एंड बिकॉज यू आर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं आप लोग को ये चीज बता रहा हूं। चलो कहानी को मैं अब आगे बढ़ाता हूं और बहुत ज्यादा टाइम नहीं डालना है, हाफ एन आवर भी आप लोग ने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया ना, इट विल चेंज योर लाइफ, बदल देगा आपकी जिंदगी को, आपके थिंकिंग के प्रोसेस को। जी हाँ, चलो आइए, अब आपका मुझे आने वाला 1.5-2 आवर्स, आई डोंट नो, तो वो मुझे फुल कंसंट्रेशन के साथ चाहिए। पेन पेपर सब साइड पे रख दो, जो भी चीज अभी मैं डिस्कस करने वाला हूं ना आने वाले 1.5-2 घंटे में, वो सब का सब मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा या आप लोगों को नोट्स दे दूंगा, टेंशन मत लेना। बट प्लीज फॉर द नेक्स्ट 1.5-2 आवर्स ऐसा सोच लो कि आप सिर्फ मेरे के ऊपर फोकस्ड हो एंड मंत्रमुक्त हो जाओ। चलिए आइए, सो आज स्टार्ट करेंगे। यस, फाइनली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर एंड दैट इज गोइंग टू बी ट्रांसफर प्राइसिंग। सो चैप्टर 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे क्या? सीक्वेंस में नहीं जा रहे क्या? नहीं। सो मैंने मेरे हिसाब से जो मेरा थॉट प्रोसेस है, बिकॉज देखो क्या है पता है क्या, बहुत सारे चैप्टर्स इंटरलिंक्ड है। ठीक है, अब इंस्टीट्यूट ने अपने हिसाब से वो इंटरलिंकिंग किया हुआ है, ठीक है, आई एक्सेप्ट दैट फैक्ट, बट अकॉर्डिंग टू मी, मैं जो आप लोग को सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं ना, वो सीक्वेंस के हिसाब से बेटर इंटरलिंकिंग होगा ऑफ चैप्टर्स एंड वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ मच बेटर वे। इसके लिए
इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं जो सीक्वेंस में आपको पढ़ा रहा हूं चैप्टर्स के, वो ही सीक्वेंस में पढ़ना। जब आपको रिवीजन करना हो ना, तब रिवीजन के टाइम पे भी आपको यही सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है ना। सो मैं अभी पहले से ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ाऊंगा, उसके बाद से शायद लर्निंग कर्व पढ़ाऊंगा, जो भी मैं सीक्वेंस सेट कर रहा हूं वही सीक्वेंस में आपको भी पढ़ना है। That is going to be the first, बोलते हैं ना, चाबी और the key for your successful clearing of this examination and getting 75-80 plus in this subject। जी हाँ, चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अब अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर, बट बिफोर मैं कोई भी चैप्टर स्टार्ट करूं, अपन उसका एक बैकग्राउंड लेंगे, अपन उसको समझेंगे कि साला ये चैप्टर आया कहां से, इंस्टीट्यूट को ऐसा क्यों लगा कि ये चैप्टर आना चाहिए यहाँ पे। भाई देखो, एक बात बताओ मेरे को, कुछ ना कुछ तो जो ये बुक के कंटेंट बनाते हैं, जो तुम्हारे हाथ में मॉड्यूल है या जो भी बुक है, वो बनाने वाला कुछ तो सोचता होगा ना कि हाँ यार, ये इसको सीए फाइनल के लेवल पे काम आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद यूज रहेगा। तो चैप्टर आता कहां से अपने करिकुलम में, ये सोचना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं आपको उसका एक बेसिक, एक बैकड्रॉप बता दूंगा कि भाई ये रीजन है, इफ की वजह से इंस्टीट्यूट को लगा कि हाँ ये चैप्टर तो होना ही चाहिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के नॉलेज पावर में, है कि नहीं। सो अब ट्रांसफर प्राइसिंग एज अ चैप्टर क्यों आया, वो समझने के पहले आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहता हूं कि कॉस्टिंग का हर एक चैप्टर जो आया है ना, उसके पीछे का एक कॉमन रीजन है। आप पूछेंगे सर क्या कॉमन रीजन, हर एक चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट हो, सेकंड मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, लीन सिस्टम एंड इनोवेशन, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, डिसीजन मेकिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, यार कोई भी चैप्टर वो रहने दो, हर एक चैप्टर के पीछे का जो कॉमन थॉट प्रोसेस है, और हर चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं जो कॉमन चीज डिस्कस करने वाला हूं, और वो है बिजनेस। जी हाँ, बिजनेस पता है कि नहीं, बिजनेस बिजनेस, हाँ यार बिजनेस आइडिया बहुत बढ़िया, यही वाला बिजनेस। सो कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आज की तारीख में एग्जिस्ट इसीलिए करता है बिकॉज ही हैज टू मैनेज सो मेनी बिजनेसेस ऑफ हिज क्लाइंट्स, ठीक है। सो बिजनेस है इसके लिए ही, सब सब्जेक्ट्स है, मैं तो बोलता हूं एफआर इसीलिए, टैक्स इसीलिए, कॉस्टिंग इसीलिए, यार सीए इसीलिए है क्योंकि बिजनेस है, वरना सीए की जरूरत ना होती। तो अब बेसिक्स पे आते हैं। तो अब अगर मेरे को यहां पे फॉर एग्जांपल एक बिजनेस करना है, देन इन दैट केस कोई भी, मैं आपको एक पूछना चाहता हूं क्वेश्चन, कोई भी बंदा बिजनेस क्यों करता है, आप मुझे बताएंगे, कोई भी बंदा बिजनेस क्यों करता है। कम ऑन एवरीबॉडी, यस यस, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बोल रहा है कि सर इट इज समाज सेवा के लिए एक अच्छी चीज है। ओ भाई, कोई समाज सेवा के लिए बिजनेस नहीं करता है, ठीक है। अब बिजनेस करने के बाद आप अच्छा पैसा कमा लो, उसके बाद आप समाज सेवा कर लो, वो अलग बात है। बट अदर देन दैट द मेजर, यस, जो 95% लोग आप लोग सोच रहे हो, वो मुझे पता है कि सर बिजनेस तो आदमी करता है प्रॉफिट के लिए। करेक्ट एवरीबॉडी, यस। सो बहुत सारा प्रॉफिट, पैसा, और मस्त में कैश करेंगे पैसा ही पैसा होगा, मुनाफा कमाना है, एंड दैट इज द रीजन वी डू बिजनेसेस। एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही थॉट प्रोसेस है आप लोग का। अच्छा, अब मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि भाई चलो ये बात तो क्लियर हो गया कि बिजनेस कोई भी करता है प्रॉफिट कमाने के लिए। अब मैं आपको सेकेंड चीज पूछना चाहता हूं, ये प्रॉफिट है क्या, ये प्रॉफिट क्या है, ये प्रॉफिट बोलो बोलो, टेल, ये प्रॉफिट क्या है। कम ऑन, आई वांट अगेन यू टू थिंक, एकदम लेमैन वाला मेरे को आंसर्स चाहिए। मैं जब भी आपको क्वेश्चन पूछू ना, मुझे कोई बहुत टेक्निकल वाला आंसर नहीं चाहिए। 3 इडियट्स देखा है, मुझे आपसे चतुर एक्सपेक्टेड नहीं है, मुझे आपसे रणछोड़दास एक्सपेक्टेड है, रैंचो, जी हाँ। तो एकदम बेसिक वाला आंसर दो। और एक चीज, जब मेरे साथ कॉस्टिंग पढ़ रहे हो ना, तो अपना बनिया बुद्धि जिसको बोलते हैं, मतलब एकदम बेसिक कॉमन सेंस, उसको डेवलप करो बस। बिकॉज कॉस्टिंग और कुछ नहीं है, कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी इज इक्वल टू बनिया बुद्धि।
कॉस्टिंग अकॉर्डिंग टू मी इज अप्लाइंग कॉमन सेंस इन द राइट डायरेक्शन। जी हां, अब मैं आपको बताऊंगा कैफे। तो बात कुछ चल रही थी अपनी के बिजनेस की। तो बिजनेस करना है, बिजनेस क्यों करते हैं सर? प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, बहुत सारा पैसा कमाना है। अच्छा, अब मैं आपको पूछता हूं प्रॉफिट क्या है? बोलो प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट सिंपल है सर, एनीथिंग अचीव्ड बियॉन्ड कॉस्ट। कॉस्ट से ज्यादा कुछ भी रिकवर हो गया ना, वो प्रॉफिट है। अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में मैं प्रेजेंट करूं तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट। सिंपल, क्या बोला? सेल माइनस कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट के ऊपर, भाई जो भी मेरी लागत, खर्चा, कॉस्ट लग गया, उसके ऊपर मैं जो भी अर्न करने वाला हूं वो मेरा प्रॉफिट हो गया। मतलब बेसिकली अपने टेक्निकल लैंग्वेज में कहना इसे, इसको सेल्स माइनस कॉस्ट बोलते हैं कि भाई जितने में बेचा, ठीक है, 100 रुपए में फॉर एग्जांपल बेचा, वो मेरा सेल्स है। 80 रुपीज, 80 रुपए का मेरा उसका कॉस्ट था, 80 रुपीज का कॉस्ट था, तो मेरे को प्रॉफिट कितना मिलेगा बॉस? कहना इसे 20 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट मिलेगा बच्ची, यस और नो? सो 20 रुपीज इज माई प्रॉफिट। तो एज सच अगर आप देखोगे ना, तो प्रॉफिट का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। प्रॉफिट इज व्हाट? एनीथिंग बियॉन्ड योर कॉस्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड बियॉन्ड योर कॉस्ट इज कॉल्ड एज योर प्रॉफिट। तो इसके लिए इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड टू एस्पेक्ट्स हियर। भाई बिजनेस कर रहा तो मैं प्रॉफिट के लिए हूं, पर प्रॉफिट आता कैसे है? प्रॉफिट आता है सेल्स माइनस कॉस्ट। प्रॉफिट आता कैसे है? सेल्स माइनस कॉस्ट। सो सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, व्हाट? वो है प्रॉफिट। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा, प्रॉफिट का खुद का अस्तित्व नहीं है। सेल्स आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, प्रॉफिट खुद ब खुद आ जाएगा। बराबर है? अब अगर आप लोगों को अपना इंटर और आईपीसीसी याद हो, तो दो मेजर काम होते थे कॉस्ट अकाउंटेंट के। एक होता था असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट और दूसरा होता था असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। यस, याद करो याद करो, सर ऑप्शन में छोड़ा था सर, थियरी कौन पढ़ के जाता है? अच्छा मैं बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट और कॉस्ट अकाउंटेंट इज वेरी क्लियर। टू मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स आर, एक असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, दूसरा असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। और आज अपना फोकस है इसी में से एक एस्पेक्ट के ऊपर, एंड दैट लेडीज एंड जेंटलमैन इज योर सेलिंग प्राइस। जी हां, ठीक है। तो अपन क्या समझने की कोशिश करेंगे आज? वन ऑफ द वेज ऑफ कैलकुलेटिंग सेलिंग प्राइस। आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर। तो कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी? बिजनेस से। तो बिजनेस ने अपने को यह चीज सिखा दी कि भाई मेन काम तो अपना प्रॉफिट करता है यार, प्रॉफिट के लिए अपन बिजनेस कर रहे हैं। पर बिजनेस करने के लिए हाउ आर यू गोइंग टू मेक प्रॉफिट? तो सेल्स माइनस कॉस्ट से मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। आज अपन लोग उसी में से एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, एंड दैट डिस्कशन और दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज सेलिंग प्राइस। तो आप लोग को यह जान के शायद ताजुब होगा, शायद आपको पता हो ना हो, बट सेलिंग प्राइस दो टाइप की होती है। सर दो टाइप की? यस। एक होता है सेलिंग प्राइस जो अपन एक्सटर्नल मार्केट के लिए कैलकुलेट करते हैं। किसके लिए? एक्सटर्नल मार्केट के लिए जो कैलकुलेट करते हैं वो होती है एक सेलिंग प्राइस। और दूसरा जो सेलिंग प्राइस होता है, सर दूसरा कौन सा सेलिंग प्राइस होता है? भाई मार्केट में अपन लोग अपना गुड्स बेचने वाले हैं, मार्केट में अपन लोग अपना गुड्स बेचने वाले हैं, तो उसके लिए सेलिंग प्राइस या जिसको अपन लोग कहते हैं मार्केट प्राइस, वो अपने को डिटरमाइन करना पड़ेगा। सर वो तो पता है, बट उसके अलावा क्या होता है? उसके अलावा और एक प्राइस होता है जिसको कहते हैं इंटरनल सेलिंग प्राइस, जिसको कहते हैं इंटरनल सेलिंग प्राइस, और वही होता है मेरा ट्रांसफर प्राइस। सर 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 समझ में नहीं आया? अब मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो ये चैप्टर में अपना फोकस किसके ऊपर है? ये चैप्टर में अपना फोकस है सेलिंग प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर है? सेलिंग प्राइस के ऊपर। सेलिंग प्राइस के दो तरीके होते हैं।
एक होता है एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, जो मार्केट में अपन लोग गुड्स बेचते हैं वो। दूसरा होता है इंटरनल सेलिंग प्राइस। इंटरनल सेलिंग प्राइस का ही मतलब होता है मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग। बट सर इंटरनल ट्रांसफर प्राइस क्यों आया, मतलब इंटरनल सेलिंग प्राइस क्यों आया, ये आप जो बोल रहे हो वर्ड ट्रांसफर प्राइस, वो क्यों आया और कहां से आया, क्या बात है सर, समझ में नहीं आया। अब मैं आपको बताता हूं। कई बार बिजनेसेस, आपने एक स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टर्म पढ़ा होगा, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन एंड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। तो बात कुछ ऐसी हो जाती है कि समझो मेरे पास यहां पे एक पेन है, ठीक है, और मैं खुद पेन मैन्युफैक्चरर हूं। अगर आप लोगों को पता होगा तो बहुत टाइप के पेन आते हैं, पार्कर पेन आता है, सुना है तुम लोग ने, अमिताभ बच्चन ने उसकी एड की हुई है, सुना होगा, जेनेलिया डिसूजा, अमिताभ बच्चन, इन्होंने पार्कर पेन की एड की है। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को पार्कर पेन सेल करना है। कौन सा पेन? पार्कर पेन। अब ये पार्कर पेन है, अब मैं पार्कर पेन को मैन्युफैक्चर करता हूं। अब पेन को मैन्युफैक्चर करना है तो मेरे को उसका निब बनाना पड़ेगा, उसका ये बॉडी बनाना पड़ेगा और उसका एक ढक्कन बनाना पड़ेगा, फिर मैं सेल कर दूंगा। अब ये जो बॉडी है ना, ये मेरे पेन का बॉडी प्लास्टिक का बॉडी है। किसका बॉडी है? प्लास्टिक का बॉडी है। अब अगर ये प्लास्टिक का बॉडी बनाना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को प्लास्टिक की जरूरत लगेगी, बराबर है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, एक कि मैं प्लास्टिक बाहर से मंगा लूं, दूसरा कि प्लास्टिक मैं खुद मेरे ही एक और डिपार्टमेंट से बनवा लूं। समझ। सो ऐसा सिचुएशन जहां पे आपका जो रॉ मटेरियल है या आपका जो इनपुट है वो आप ही के ऑर्गेनाइजेशन में अगर बन रहा है, देन इन दैट केस it will give rise to a concept of internal selling price, जिसको अपन प्यार से कहेंगे ट्रांसफर प्राइस, जिसको अपन प्यार से कहेंगे ट्रांसफर प्राइस। समझ गए? नहीं सर, अब आपको मैं आओ लेके चलता हूं एक फैक्ट्री में। देखो मैं क्या बोलता हूं कि कई बार अपने को ऐसा लगता है कि यार देखो, डायरेक्ट टैक्स तो अपन लोग कई बार टैक्स कर लेते हैं तो पता चल जाता है, अपन लोग अपने आर्टिकलशिप में टैक्स कर रहे होते हैं, है कि नहीं। तो कई बार समझो कोई असेसमेंट प्रोसीजर अपने सर ने पढ़ाया, तो असेसमेंट प्रोसीजर में वो जो नोटिस आता है, नोटिस अंडर सेक्शन 143(3) आ गया, नोटिस अंडर सेक्शन 149 आ गया, तो ये सब एक्चुअली नोटिस आते हैं क्लाइंट को। तो भाई अपन ऑफिस जाएंगे, अपने सीए की इंटर्नशिप जहां पे कर रहे हैं वहां पे देख लेंगे वो नोटिस, तो आइडिया आ जाएगा। इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी तो अपना डे टू डे मतलब खेलना है जीएसटी के साथ। तो एफआर, बैलेंस शीट, पीएनएल, ये सब अपन बनाते हैं। ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट खुद करते हैं अपन। तो ये सब चीजें तो यार सर प्रैक्टिकली हम लोग जब आर्टिकलशिप करते हैं ना तो हो जाती है, बट कॉस्टिंग कहीं ना कहीं सर बैकफुट पे आ जाता है, क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिकली देखा नहीं है सर, क्योंकि हमने तो बिजनेस किया नहीं है। ठीक है, सो इसके लिए अब मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा एक्चुअली वो बिजनेस के अंदर जाके। तो ऐसा सोचो कि अब यहां पे एक फैक्ट्री है। किसका फैक्ट्री पता है? अमूल का। अपन लोग सब लोग ने अमूल का बहुत सारा प्रोडक्ट्स कंज्यूम किया हुआ है, बराबर है कि नहीं? क्या क्या, अच्छा आप मेरे को बताओ, अमूल क्या क्या प्रोडक्ट सेल करता है? बोलो बोलो। यस, कैन आई से सर? मिल्क तो ऑब्वियस है, कर्ड, यस, बटर मिल्क, पनीर, आजकल तो केक्स आ गए अमूल के, और कितनी सारी आइसक्रीम्स है अमूल की, कितनी सारे प्रोडक्ट्स है जो अमूल एक्चुअली सेल करता है मार्केट में। अब फॉर नाउ, एज ऑफ नाउ, ऐसा सोचो कि ये अमूल का एक फैक्ट्री है, ठीक है, ये अमूल का एक फैक्ट्री है। अमूल के एक फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट है जहां पे दूध, मिल्क, अमूल मिल्क सब लोग को पता है, वर्ल्ड फेमस है, बराबर है। सो अमूल मिल्क, वहां पे ये फैक्ट्री का डिपार्टमेंट है, वहां पे अमूल मिल्क बन रहा है, ठीक है। अब मेरे अमूल का और एक दूसरा डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट में कर्ड बन रहा है, दही, दिमाग का नहीं दिमाग का दही नहीं दही किससे बनता है? दूध से बनता है, अरे। तो समझो अभी यहां पे ये कर्ड डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? कर्ड, अमूल कर्ड, यहां पे दही यहां पे बनता है। ध्यान से सुनना। अब अमूल कर्ड बनाने के लिए, अमूल कर्ड मैं कैसे बनाऊंगा आप मुझे बताओ, कैसे बनेगा? दिमाग का दही नहीं बनाना है, कैसे बनेगा? अमूल कर्ड बनेगा बाय द कंजम्पशन ऑफ मिल्क। कहने से अपने को मिल्क की जरूरत लगेगी। अब अमूल के पास दो ऑप्शन है, या तो वो मिल्क अपने ही बाजू वाले अमूल मिल्क से मिल्क ले ले,
या दूसरा ऑप्शन है कि वो बाहर जाके मिल्क ले ले, है कि नहीं भाई। अमूल कर्ड का जो डिपार्टमेंट है उसको क्या करना है, उसको कर्ड बनाना है। अब वो कर्ड बनाने के लिए उसके पास उसको मिल्क चाहिए, मिल्क से ही कर्ड बनेगा। अब वो मिल्क के लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे खुद के मिल्क डिपार्टमेंट से मैं मंगवा लूं मिल्क, या दूसरा ऑप्शन है कि मैं बाहर जाके मिल्क ले आऊं। अभी अंडरस्टैंडिंग। अब अगर ये मेरे ही इंटरनल डिपार्टमेंट से मैं मिल्क लूंगा, या फॉर दैट मैटर मिल्क डिपार्टमेंट कर्ड डिपार्टमेंट को जब मिल्क देगा, तो कहना इसे वो भी तो कुछ प्राइस चार्ज करेगा कि फ्री में दे देगा। मिल्क डिपार्टमेंट बोलेगा ला ले जाना, कर्ड डिपार्टमेंट फ्री में ले जा, अरे खुश रहे यार। कर्ड डिपार्टमेंट बोलेगा सुनना मेरे को है ना 100 लीटर मिल्क चाहिए, सब कुछ फ्री में दे रहा है क्या, ऐसा तो होगा नहीं ना भाई, यहाँ पे मिल्क बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए कर्ड डिपार्टमेंट को भी। तो मिल्क डिपार्टमेंट बोलेगा अच्छा इतना ज्यादा क्वांटिटी चाहिए क्या तेरे को, तो रुक जा यार, मुझे तेरे से भी कुछ प्राइस लेना पड़ेगा। अभी अंडरस्टैंडिंग। तो मिल्क डिपार्टमेंट और कर्ड डिपार्टमेंट है तो दोनों अमूल ब्रांड के अंदर ही। वापस से, मिल्क डिपार्टमेंट कर्ड डिपार्टमेंट है तो दोनों अमूल ब्रांड के अंदर ही। क्या ये मिल्क जो मिल्क डिपार्टमेंट ट्रांसफर करने वाला है कर्ड डिपार्टमेंट को, क्या ये मिल्क फैक्ट्री से या डिपार्टमेंट से बाहर जा रहा है, नहीं सर, ये तो इंटरनल डिपार्टमेंट ट्रांसफर ही हो रहा है। बट फॉर दिस मिल्क डिपार्टमेंट इज गोइंग टू चार्ज सम अमाउंट फ्रॉम दिस कर्ड डिपार्टमेंट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? दिस प्राइस कैन बी द मार्केट प्राइस, जो हो सकता है मिल्क डिपार्टमेंट बोलेगा जो मैं मार्केट में जितने में बेचता हूं उतने में तेरे को बेच दूंगा, बराबर। एक तो वो हो सकता है, या हो सकता है इंटरनली ये लोग कुछ अपने बीच में एडजस्टमेंट कर ले, समझ रहे हो। सो बेसिकली प्राइस डिटरमाइंड in transfer of goods between two departments is called as ट्रांसफर प्राइस। तो अपने एग्जाम्पल में जो मिल्क डिपार्टमेंट है इसको अपन बोलेंगे ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, और जो कर्ड डिपार्टमेंट है उसको अपन बोलेंगे ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। क्या बोला, क्या बोला, वापस से बोलो। इसमें जो मिल्क डिपार्टमेंट है इसको अपन बोलेंगे ट्रांसफरर डिपार्टमेंट, और जो कर्ड डिपार्टमेंट है उसको अपन बोलेंगे ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू डिपार्टमेंट्स is done at a price. What is that price called? Yes, that price is called as transfer price. जो मार्केट का प्राइस भी हो सकता है, या इंटरनली हम लोग खुद से कुछ प्राइस डेवलप कर ले वो भी हो सकता है। It can be anything, but that price is called as what? It is called as transfer price. यही सेम ट्रांसफर प्राइस का फंडामेंटल डायरेक्ट टैक्स में भी है। जो ये वाले ट्रांसफर प्राइस, जो कॉस्टिंग का ट्रांसफर प्राइस है और डायरेक्ट टैक्स का ट्रांसफर प्राइस है, उन दोनों का कोई लेना देना नहीं है, बता दूं मैं, जी हाँ, कोई डाउट मत रखना। क्या बोला, क्या बोला? ट्रांसफर प्राइस ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड ट्रांसफर प्राइस ऑफ कॉस्टिंग हैज नो कोरिलेशन। तो ट्रांसफर प्राइस ऑफ डायरेक्ट टैक्स को बोलते हैं चल भाई तू जा, टाटा बाय बाय, तेरा यहां पे काम नहीं है, चल अब मेरे को कॉस्टिंग का ट्रांसफर प्राइस पढ़ने दे। समझा क्या? अगेन क्या बोला? मिल्क डिपार्टमेंट है, कर्ड डिपार्टमेंट है, तो जब ये मिल्क डिपार्टमेंट कर्ड डिपार्टमेंट को कुछ ट्रांसफर करेगा, इट विल बी कॉल्ड एज इंटरनल ट्रांसफर, एंड द प्राइस सेट फॉर इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? ट्रांसफर प्राइस क्या होता है? ट्रांसफर प्राइस का मतलब करेक्ट इंटरनल, जब ट्रांजैक्शंस हो ना तब जो प्राइस सेट क्या होता है वो ट्रांजैक्शन में, तो उसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। तो जैसा मैंने आपको कहा ये पेन बनाना है मेरे को, बट ये पेन बनाने के लिए मुझे प्लास्टिक चाहिए, वो मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट के पास है, तो वो जो प्राइस चार्ज करेगा ट्रांसफर प्राइस। करेक्ट। अब आप लोग में से कोई सोच रहा होगा सर ये तो बिग फोर्स में भी होता है। यस, समझो कोई बिग फोर है, से केपीएमजी। केपीएमजी का एक स्टैट ऑडिट का डिपार्टमेंट होगा और एक टैक्स ऑडिट का डिपार्टमेंट होगा, ठीक है। सपोज स्टैट ऑडिट का डिपार्टमेंट बोलता है यार मुझे ना थोड़ा टैक्सेशन का यार नॉलेज चाहिए, मुझे थोड़ा टैक्सेशन का वर्क करवाना है बेसिकली। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ केपीएमजी, स्टैट्यूटरी ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ केपीएमजी विल कॉल
टैक्स ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ केपीएमजी और बोलेगा टैक्स ऑडिट डिपार्टमेंट, मेरे को तेरे पास से है ना थोड़ा टैक्स ऑडिट करवाना है, मेरे को तेरे पास से टीडीएस का कुछ काम करवाना है, टीडीएस का टैक्स ऑडिट करवाना है, बोलो ना। तो केपीएमजी बोलता है अच्छा तेरे को टीडीएस का टैक्स ऑडिट करवाना है ना, तो टीडीएस के टैक्स ऑडिट के लिए मेरे को 50 आवर्स लगता है। कितना? 50 आवर्स। अब आपको पता होगा कि बिग फोर जो अपने क्लाइंट को चार्ज करते हैं वो आर्ली बेसिस पे चार्ज करते हैं। तो यहां पे टैक्स ऑडिट केपीएमजी बोलेगा यार देख तेरा जो टीडीएस टैक्स ऑडिट का काम है ना उसके लिए मेरे को 50 आवर्स लगेगा, तो वो 50 आवर्स के लिए मैं चार्ज करता हूं 10,000 रुपीज पर आवर। एग्जाम्पल है रे, 10,000 रुपीज पर आवर जो मैं एक्सटर्नल क्लाइंट से करता हूं। ठीक है, वो हो गया मार्केट प्राइस। अच्छा स्टैट ऑडिट आप पूछेगा अच्छा मेरे से कितना चार्ज करेगा, वो जो प्राइस केपीएमजी टैक्स ऑडिट डिवीजन केपीएमजी स्टैट ऑडिट डिवीजन के पास से चार्ज करेगा उस प्राइस को कहेंगे ट्रांसफर प्राइस। समझ अभी क्लियर? आपके दिमाग में घुस गया है? यस और नो? यस। चलो और एक एग्जांपल देता हूं मैं। आप लोग ने एल&टी लार्सन एंड ट्यूब्रो का नाम तो सुना होगा, इंडियाज बिगेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी है। और अगर आप लोग को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आई थिंक नियर बड़ौदा, तो वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, वो पूरा लार्सन एंड ट्यूब्रो ने बनाया। इसके अलावा भी लार्सन एंड ट्यूब्रो ने इंडिया के मेजॉरिटी जो मेजर काम है इंडिया का वो सब लार्सन एंड ट्यूब्रो ने किया है इन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब समझो लार्सन एंड ट्यूब्रो को एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो वो प्रोजेक्ट के लिए भी लार्सन एंड ट्यूब्रो तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो लार्सन एंड ट्यूब्रो को से फॉर एग्जांपल सीमेंट चाहिए। क्या चाहिए? सीमेंट। अब दो ऑप्शन है, एक लार्सन एंड ट्यूब्रो खुद ही अपना एल&टी सीमेंट डिवीजन सेटअप कर ले, दूसरा ऑप्शन है वो एल&टी अंबुजा सीमेंट से ऑर्डर करे। समझ रहे हो? तो अगर एल&टी सीमेंट डिवीजन ही सेटअप हो गया तो एल&टी सीमेंट डिवीजन एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर डिवीजन को ट्रांसफर करेगा, वो जो ट्रांसफर होगा एट द प्राइस इट विल बी कॉल्ड एज अ ट्रांसफर प्राइस। ए समझुगड़ू, मेरा कल का बात याद है ना? मैं क्या करूंगा पता है? पहले आप लोग को एग्जाम्पल दूंगा और फिर कनेक्ट करूंगा कॉन्सेप्ट के साथ और फिर प्रैक्टिकल सम सॉल्व करेंगे अपन। आज मेरा पूरा फोकस है एग्जाम्पल्स एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। अगर आप बोलते हो सर दिमाग में एकदम सेट हो गया क्या है, देन इन दैट केस देयर इज नो लुकिंग बिहाइंड। मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये लेक्चर्स के बाद आपको भी किसी को पढ़ाना पड़े या इसके बारे में कोई डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देना पड़े ना, यू शुड ऑल्सो बी इन अ पोजिशन टू डू दैट। समझगड़ू? तो क्या बोला? हाँ सर लिख ले क्या? अरे नहीं बाबा, शांति शांति, मैं सब लिखवाऊंगा। जो पहले डिस्कशन होना चाहिए, पहले अपना बोलते हैं ना आई टू आई कांटेक्ट, ब्रेन टू ब्रेन कांटेक्ट, हार्ट टू हार्ट कांटेक्ट हो जाने दो, सेट हो जाने दो अपना वेवलेंथ, समझ लो कॉन्सेप्ट को बस। फिर बाद में सम्स और वो सब तो बहुत सब करना ही है, लिखवाने का सब काम मैं कर दूंगा, अरे दे दूंगा पुष्पा, टेंशन ना ले। ठीक है चल। सो अब क्या बोल रहा था मैं? ट्रांसफर प्राइस क्या होता है ये अपने को पता चल गया, बट ये डायरेक्टली अपन सीधा ट्रांसफर प्राइस पे नहीं आए। नहीं 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 नहीं। सबसे पहले अपन ने किसका डिस्कशन किया था? बिजनेस का। बिजनेस में अपने को सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या है? सेल्स माइनस कॉस्ट। ठीक है। अब वहां पे फिलहाल ये चैप्टर के लिए अपना फोकस किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर। ये चैप्टर में अपना फोकस किसके ऊपर है? सेल्स के ऊपर। अब सेल्स के ऊपर अगर मेरा फोकस है तो सेल्स में, सेलिंग प्राइस में बेसिकली दो टाइप के सेलिंग प्राइस होते हैं। एक होता है जब मैं एक्सटर्नल पार्टी को कुछ सेल करता हूं तो दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल मार्केट प्राइस, एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस। तो ये एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस को तो बेसिकली मार्केट प्राइस बोलते हैं। बट आज अपन सीए फाइनल में और एक चीज पढ़ेंगे जिसको कहते हैं इंटरनल सेलिंग प्राइस, जिसको कहते हैं इंटरनल सेलिंग प्राइस। ये इंटरनल सेलिंग प्राइस जो है ना बच्ची, ये इंटरनल सेलिंग प्राइस जो है ना, दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। जब गुड्स और सर्विसेज, देखो जब मेरा अमूल के बीच में ट्रांसफर हो रहा है तो अमूल मिल्क डिवीजन अमूल कर्ड डिवीजन को ट्रांसफर कर रहा है तो गुड्स ट्रांसफर हो रहे हैं। हो सकता है अमूल कर्ड डिवीजन अमूल बटर मिल्क डिवीजन को ट्रांसफर करे। भाई बटर मिल्क किससे बनता है?
छाछ कच्ची बियर किससे बनता है सर? दूध दही से बनता है सर, दही से बनता है। तो हो सकता है अमूल का डिवीजन अमूल बटर मिल्क डिवीजन को ट्रांसफर करे, तो जब वो ट्रांसफर होगा तो अमूल दही बाहर भी मिलता है, यही अमूल दही इंटरनल भी ट्रांसफर करेगा। वो जो ट्रांसफरिंग होगा उसके लिए जो प्राइस सेट करेगा ना अमूल कर्ड डिवीजन, बच्ची उसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर प्राइस। समझे गुरु? सो कर्ड टू बटर मिल्क गुड्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड। ऐसे ही अभी अपनी बात हुई थी केपीएमजी स्टैट ऑडिट डिवीजन, केपीएमजी टैक्स ऑडिट डिवीजन से काम मांग रहा है। सो वो जो काम मांगेगा उसमें क्या हो रहा है? सर्विस का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? सर्विस का ट्रांसफर हो रहा है। सो तो और उसके लिए भी केपीएमजी टैक्स ऑडिट डिवीजन विल चार्ज टू स्टैट ऑडिट डिवीजन। सो ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज कुछ भी हो सकता है। अपने केपीएमजी वाले एग्जांपल में स्टैट ऑडिटर कौन है बच्ची? स्टैट ऑडिटर है ट्रांसफरर, ट्रांसफरी। ट्रांसफरर कौन है? टैक्स ऑडिट डिवीजन। बता रहे कि नहीं? सो transferor will charge a fee from transferee called as transfer price. अमूल दही डिवीजन जो अमूल कर्ड डिवीजन है ट्रांसफरर, अमूल बटर मिल्क डिवीजन ट्रांसफरी। द प्राइस चार्ज बाय द ट्रांसफरर टू द ट्रांसफरी फॉर ट्रांसफर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एज ट्रांसफर प्राइस। समझ गुडू एवरीबॉडी? क्लियर हो गया? दिमाग में घुस गया क्या कब आता है ट्रांसफर प्राइस? इंटरनल डिपार्टमेंट का जब ट्रांसफर्स हो। और आज की तारीख में ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज आप लोग ने देखा होगा कि उनके बहुत सारे इंटरनल ब्रांचेस है, नॉट ओवर इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। मैं आपको एग्जांपल देता हूं इन्फोसिस का। इन्फोसिस के खुद के इंडिया में इतने सारे ब्रांचेस, सब ब्रांचेस है, प्लस आउटसाइड इंडिया भी है। टीसीएस का एग्जांपल ले लो, ये सब कंपनीज के, मतलब आई थिंक मैं फ्रांस गया था या पेरिस गया था कहीं पे, एंड देन आई वेंट टू लंदन। तो ये सब जगह पे बॉस मैं क्या देख रहा हूं? टीसीएस सब बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। तो मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ये इनके इधर इंटरनल डिपार्टमेंट्स है। यार टाटा का एग्जांपल आया। टाटा से फॉर एग्जांपल टाटा मोटर को स्टील चाहिए, तो जब टाटा मोटर को कुछ ट्रांसफर करेगा तो है तो एंटिटी टाटा सन्स के अंदर ही आती है दोनों। अब माना दोनों अलग अलग लिस्टेड कंपनीज है, टाटा स्टील भी है, टाटा मोटर भी है, बट इनका माई बाप तो टाटा सन्स है ना। तो जब कुछ भी ट्रांसफर होगा इनके बीच तो ट्रांसफर प्राइस एप्लीकेबिलिटी लग जाएगा। समझ सर क्यों ऐसा? वो जो मिल्क डिवीजन, अमूल का मिल्क डिवीजन जो मार्केट में समझो 50 रुपया पर लीटर में बेच रहा है, वही प्राइस में वो हो सकता है कि वो अपना सर कर्ड डिवीजन को भी बेच देगा ना। बहुत सारे फैक्टर्स है बेटा उसमें, ऐसा इतना इजीली नहीं होगा। वही तो चीजें डिस्कस करने के लिए ये चैप्टर बनाया है। प्राइमा फेसी, पहले आपको क्या लगेगा? जो बार वाले को चार्ज कर रहे हैं वो इसको चार्ज करना, क्यों इतना टाइम पास करना है? ऐसा नहीं होगा बेटा, बहुत सारे पॉइंट्स है जो ये समझेंगे, जिसकी वजह से शायद मार्केट प्राइस वो ही ट्रांसफर प्राइस बन जाए, शायद मार्केट प्राइस से कम में बेचना पड़े, शायद कुछ और निगोसिएशन जो दोनों डिपार्टमेंट के बीच में। और इसीलिए तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी बच्ची, तो इसके लिए समझना बहुत जरूरी है। अभी क्लियर एवरीबॉडी? तो यहां पे कहां पे थे अपन? ट्रांसफर प्राइस के ऊपर। सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर प्राइसिंग पॉलिसी करेक्टली। देखो आपको अगर याद हो ना, कल ही मैंने एग्जांपल दिया था कि ट्रांसफर प्राइस जो सेलिंग प्राइस है ना, वो अगर आप बराबर नहीं रखोगे ना, आपका प्राइसिंग पॉलिसी, प्राइसिंग डिसीजंस अगर बराबर नहीं होगा ना, तो सुभिक्षा रिटेल जैसा हालत हो जाएगा। याद है सुभिक्षा रिटेल 2007 या 2008 में 1000 करोड़ का टर्नओवर करने वाली कंपनी 2009 में बैंकरप्ट हो गई। क्यों? इनकरेक्ट प्राइसिंग पॉलिसीज, इनकरेक्ट कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक। सिंपल। कल ही मैंने आपको बताया था कि उनको बहुत बड़ा वर्किंग कैपिटल का क्रंच आया। क्यों वर्किंग कैपिटल का क्रंच आया उनको? क्योंकि जो प्राइस पे वो बेच रहे थे ना, दैट प्राइस वाज वेरी लेस, इवन लेसर देन द कॉस्ट, जो उनको रियलाइज ही नहीं हुआ।
क्योंकि उन्होंने कॉस्ट मैनेजमेंट बराबर किया ही नहीं था। ना उनका असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट बराबर था, ना उनका असरटेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस बराबर था। नतीजा क्या, 1000 करोड़ से बैंकरप्सी पे आ गए 1 साल के अंदर। जी हां, समझी गुरु। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग अ प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। तो इसके लिए बस ट्रांसफर भी मैं इंटरनल डिपार्टमेंट में सही प्राइस पे करूंगा। ना परचेसर ना ट्रांसफरर का नुकसान होना चाहिए, ना ट्रांसफरी का नुकसान होना चाहिए। दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन सेट करने को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। आई होप यार इतना मैंने जो चीजें बताई होगी वो एकदम दिमाग में सेट हो गई होगी। हाँ क्या एवरीबॉडी, यस सर ना? अरे हंस दो बोल दो। तो चलो आओ फटाफट लिख लेते हैं जो भी डिस्कस हुआ है। देखो लिखने में प्लीज कहीं पे भी शॉर्टकट मत मारना, वरना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, है कि नहीं? सो प्लीज बुक और पेन अब हाथ में ले लो। देखो मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था कि बुक पेन सब कुछ साइड पे रख दो, सिर्फ लुक इनटू माय आईज। अब अपने को एक बेसिक समझ गया, अब उसको लिख लेते हैं। इसके बाद अपन लोग समझने की कोशिश करेंगे द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइस, कि भाई कैफे आया ये पूरा सिस्टम, पहले क्या हुआ करता था, अब क्या हो रहा है, ऑल ऑफ दैट। चलो भाई बहुत सारे डिस्कशंस, बहुत सारी चीजें बाकी है, 2 मिनट में फटाफट लिख लेते हैं अपन ना। अभी जो भी बात हुआ है बहुत ज्यादा कोई अपना एज सच डिटेल डिस्कशन हुआ नहीं है, बट जो भी है लेट्स क्विकली राइट इट डाउन। तो अपन ने स्टार्ट किया था अपना ये पूरा जो सेशन है वो बिजनेस के अंडरस्टैंडिंग के साथ। तो मैंने आपको कहा था कि भाई मेरा तो मैं हर चैप्टर स्टार्ट कराने के पहले ना फोकस एक ही चीज के ऊपर रखूंगा, और वो है बिजनेस बिजनेस बिजनेस। बराबर है? मैं हूं आपका बिट्टू शर्मा ऑफ बैंड बाजा बारात। मुझे बिजनेस करने में बहुत अच्छा लगता है। अब बिजनेस जब आप करते हो तो उसके पीछे एक कारण होता है, उसके पीछे एक रीजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, वो भी मैं आप लोग के साथ डिस्कस कर चुका हूं, एंड दैट इज नेट प्रॉफिट। दैट इज नेट प्रॉफिट। बस अगर मुनाफा नहीं है धंधा में, पैसा नहीं है, देन इन दैट केस क्या फायदा? सो दैट इज अ अंडरलाइंग मोटिव ऑफ एनी बिजनेस। अब ये नेट प्रॉफिट आता कैसे? मैंने आपको वही भी बताया कि नेट प्रॉफिट का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। अच्छा एक बात बता दूंगा भाई, साथ साथ में लिखते रहो, एक्सप्लेनेशन हो चुका है, अभी तो ये मैं री एक्सप्लेन कर रहा हूं लिखने के साथ साथ भी। हाँ, तो नेट प्रॉफिट का खुद का कोई अस्तित्व नहीं है। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट is a result of two things, and that is sales and cost. That is sales and cost. एंड इसके लिए मैं बोलता हूं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपके सीए इंटरमीडिएट में जो आपका सबसे पहला चीज पढ़ाया जाता है वो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। क्या पढ़ाया जाता है आपको? आपको पढ़ाया जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, या जिसको आप बोलोगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एंड इसके दो ऑब्जेक्टिव्स है असर्टेनमेंट ऑफ, असर्टेनमेंट मतलब बेसिकली कैलकुलेट करना या फाइंड आउट करना, क्या? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस। जी हां, चेक कर लो जाके चाहिए तो। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, एक होता है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। आपका जो इंटरमीडिएट का पोर्शन है ना, आपका जो इंटरमीडिएट का पोर्शन है ना, उसका पूरा फोकस इसी के ऊपर था, उसका पूरा फोकस इसी के ऊपर था। क्या? असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। आईपीसीसी में सीए इंटरमीडिएट में आपको यही सिखाया गया है कि कॉस्ट कैफे कैलकुलेट करे, कॉस्ट कैफे कैलकुलेट करे। कोई भी चैप्टर ले लो तुम, मटेरियल कॉस्ट तो मटेरियल का कॉस्ट कैफे कैलकुलेट करे, लेबर कॉस्ट लेबर का कॉस्ट कैफे कैलकुलेट करे, हेल्थ से रोवान बोनस कितना देना है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ओवरहेड्स, कितना ओवरहेड चार्ज करना है, कितना ओवरहेड चार्ज करना है, चार्ज करना है मतलब बेसिकली वो प्रोडक्ट को कॉस्ट कितना बेयर करना पड़ेगा, कॉस्ट हो गया। प्रोसेस, प्रोसेस कॉस्टिंग, अगर मेरा एक प्रोसेस है तो वो प्रोसेस में कितना कॉस्ट लग रहा है एट एवरी प्रोसेस। कॉस्ट शीट, पूरा काम ही कॉस्ट शीट का तो यही है कि भाई हर एक कॉस्ट को इंडिविजुअली बाइफरकेट करके पता चले अपने को कि कितना कॉस्ट आ रहा है। समझ रहे हो? तो तुम कोई भी ले लो, जॉब कॉस्टिंग ले लो, बैच कॉस्टिंग, जॉइंट प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट, मार्जिनल, स्टैंडर्ड, ठीक है था,
बट इट वाज लाइक जस्ट अ इंट्रोडक्शन लेवल पे। बाकी जितने भी तुम्हारे सीआईपीसीसी इंटरमीडिएट के चैप्टर्स थे ना बच्ची, वो सब के ऊपर फोकस था असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट का। अब एक लेवल ऊपर आ गए हो, अब आप फाइनल लेवल पे हो। फाइनल लेवल पे बाकी जो ऑब्जेक्टिव्स है ना कॉस्ट के, वो अपने को यहां पे ध्यान रखना है। क्या पता है? एक असर्टेनमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस और दूसरा कंट्रोल प्रोसीजर्स। जी हां, तो क्या है दूसरा? कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल कैफे करना है। क्या बोला? कंट्रोल उदय, कंट्रोल क्या बोला? कॉस्ट कंट्रोल कैसे करना है उदय, नहीं, कॉस्ट को कंट्रोल कैफे करना है। समझ गुरु? सो असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट कर लिया सर, इंटर में करके आया, आता है अपने को। अब दो चीजें, एक उसके बेसिस पे सेलिंग प्राइस कैफे फाइंड करना है, एंड दूसरा ये जो कॉस्ट आया है, ये कॉस्ट कहीं मेरे आपे से बाहर ना चले जाए तो उसको कंट्रोल करना है। यही पूरा तुम्हारा सिस्टम है ऑफ सीए फाइनल कॉस्टिंग। जी हां, मैं बता रहा हूं, ये जो तुम्हारा एससीएमपी है ना, ये तुम्हारे को ऑलमोस्ट हर चैप्टर में ये दोनों चीजों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करवाएगा। पूछो क्या सर? सेलिंग प्राइस और दूसरा कॉस्ट कंट्रोल, ये दोनों चीजों के ऊपर बहुत फोकस करवाएगा। पूछो क्या? सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट कंट्रोल। उसमें से फिलहाल जो मैं फोकस या फिलहाल जो मैं पढ़ना चाहता हूं वो है पूरा का पूरा फोकस ऑन सेलिंग प्राइस। क्या बोला मैं? एसपी, विच इज कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। एंड जैसा मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी डिस्कस किया, सेलिंग प्राइस मेजरली दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक, जब आप मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हो तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस, जिसको अपन प्यार से मार्केट प्राइस भी कहते हैं, जिसको अपन प्यार से मार्केट प्राइस भी कहते हैं। और दूसरा है मेरा इंटरनल सेलिंग प्राइस। इंटरनल सेलिंग प्राइस, इसको आज के बाद अपन प्यार से क्या कहेंगे? लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, इसको अपन आज के बाद प्यार से कहेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। एंड दिस इज द चैप्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे। करेक्ट? सो एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस हो गया, बट इंटरनल सेलिंग प्राइस क्या है मेरा बच्ची? इंटरनल सेलिंग प्राइस है मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है? अब ट्रांसफर प्राइसिंग कब यूज होता है, ट्रांसफर प्राइसिंग कब यूज होता है वो अपने को फाइंड करना है। आई होप आप लोग ने लिख लिया होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं बोलते जा रहा हूं साथ साथ में लिखते जाओ, बिकॉज एक्सप्लेनेशन मैं दे चुका हूं। प्लस एज आई सेड, इसका आपके पास नोट्स भी अवेलेबल हो जाएगा, तो इन केस कुछ मिस हो गया तो वहां से डाउनलोड कर लेना, और तुम लोग के गूगल ड्राइव से तुमको लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना एंड वहां से ये चीज कॉपी कर लेना इन केस मिस हो गया तो। बट ऐसा नहीं कि मिस हो गया फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लिया, हो गया अपना काम। डोंट डू दैट, प्लीज डू नॉट, मतलब वो लेजीनेस मत आने देना। खुद के ऐसे नोट्स और वो बुक पूरा रेडी होना चाहिए, तो पढ़ने में मजा आएगा जब आप रिवाइज करोगे। बता रहा हूं मैं, फिर बाद में 85 90 वो सब मार्क्स लाने के सपने देखते हो ना कॉस्टिंग में, तो फॉलो करो ये प्रोसीजर। हाँ नहीं तो चलो, क्या बोल रहा था मैं पब्लिक? सो सेलिंग प्राइस को दो पार्ट में डिवाइड किया, एक्सटर्नल सेलिंग प्राइस जिसको अपन मार्केट प्राइस कहते हैं, एंड इंटरनल सेलिंग प्राइस जिसको अपन लोग ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। क्लियर हो गया इधर तक? चलो, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर ये ट्रांसफर प्राइस होता क्या है, ट्रांसफर प्राइस सही होना बहुत जरूरी है। तो ट्रांसफर प्राइस की, उसके लिए अपन लोग ने एक अमूल का एग्जाम्पल लिया था, उसके लिए अपन लोग ने अमूल का एग्जाम्पल लिया था। तो अमूल के यहां पे दो प्रोडक्ट्स है, एक प्रोडक्ट है उसका मिल्क डिवीजन, एक प्रोडक्ट है उसका मिल्क डिवीजन, दूसरा है उसका कर्ड डिवीजन। तो जब ये मिल्क डिवीजन कर्ड डिवीजन को अपना गुड्स ट्रांसफर करता है, तो ये जो गुड्स है इसके लिए कुछ वो प्राइस चार्ज करेगा। सो प्राइस टू बी चार्ज्ड फॉर व्हाट? फॉर द गुड्स। उसको क्या रे वो बोलेंगे सर? उसको बोलेंगे ट्रांसफर प्राइस। इसको क्या बोलेंगे? ट्रांसफर प्राइस। समझो? क्लियर एवरीबॉडी? सो ये होता है बेसिकली मेरा ट्रांसफर प्राइस। सो मिल्क डिवीजन को आज के बाद अपन कैसे डिनोट करेंगे?
मिल्क डिवीजन को आज के बाद अपन लोग कैसे डिनोट करेंगे? मिल्क डिवीजन को आज के बाद अपन बोलेंगे ट्रांसफरर डिवीजन। मिल्क डिवीजन को अपन लोग आज के बाद क्या बोलेंगे? ट्रांसफरर डिवीजन। अच्छा, कर्ड डिवीजन को अपन लोग कैसे डिनोट करेंगे? तो कर्ड डिवीजन को आज के बाद अपन क्या बोलेंगे? ट्रांसफरी डिवीजन। कर्ड डिवीजन को अपन क्या बोलेंगे आज के बाद? बोलो बोलो, टेल टेल। ट्रांसफरी डिवीजन। समझ गए? सो सो क्लियर है? लिख लिया इतना? अच्छा ओके, दे रहा हूं 1 मिनट, फटाफट लिख लो। सो अमूल मिल्क डिवीजन, कर्ड डिवीजन, गुड्स यहां पे ट्रांसफर हो रहे हैं, तो लिख लेते हैं अपन। So transfer of milk to curd division for a price is called as transfer price. Transfer price. हाँ भाई, चल कहानी को और आगे बढ़ाएंगे अपन लोग। अब इसको थोड़ा और सिस्टमैटिकली लिख लेते हैं। सो देखो, आप लोगों के पास अपना बुक भी होगा, तो देखो यहां पे भी मैंने इसी को बताया, बुक मत खोलो, आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू हियर, सिर्फ एक बार देख लो, बुक मत खोलो, देख लो इधर। तो फ्लो ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इधर आपको दिख रहा है। ट्रांसफरिंग डिपार्टमेंट, रेसिपिएंट डिपार्टमेंट, या इसको अपन लोग ने प्यार से कहा है ट्रांसफरी डिपार्टमेंट। कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, फिलहाल सिर्फ देखो। तो यहां पे क्या हो रहा है? गुड्स या सर्विसेज इंटरनली ट्रांसफर हो रहे हैं, किस चीज के लिए? जिसको कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। आजू बाजू में और भी कुछ चीजें लिखी है, उसके ऊपर फिलहाल फोकस मत करो, धीरे धीरे समझेगा। तो अभी अपने को क्या लिखना है? एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ टीपी अपने को क्या लिखना है? अपने को लिखना है व्हेन ट्रांसफरर डिवीजन, व्हेन ट्रांसफरर डिवीजन ट्रांसफर्स क्या? गुड्स और सर्विसेज, ट्रांसफर्स गुड्स और सर्विसेज टू ट्रांसफरी डिवीजन, टू ट्रांसफरी डिवीजन। When transferor division transfers goods or services to transferee division, तो the price charged between internal transfer is called as क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसफर प्राइस is called as transfer price. ए समझ गए? हाँ, is called as transfer price. Got it? Got it? चलो लिख लिया? हो गया बेसिक्स क्लियर? लिख लिया तो और अपने को एक क्लैरिटी आ गया। तो अब अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या है? ये ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करके देना अपने क्लाइंट को, ठीक है ना? तो कहां पे गए अपन? हाँ, ये कैलकुलेट करना, यहां पे ये जो दिख रहा है ट्रांसफर प्राइस, ये कैलकुलेट करना अपना काम है। अब कुछ एग्जांपल्स मैंने जहां पे तुम लोगों को लिखे थे, तो एग्जांपल्स अपन लोग लिख लेते हैं भाई, ठीक है? सो मैंने जैसा आपको यहाँ पे चाहिए तो लिख लेते हैं अपन कि भाई यूजुअली बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन होता है ना, तब अपन लोग ये कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, बराबर ना? बैकवर्ड या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, ये वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इंटरमीडिएट में आप लोग ये वर्ड पढ़ चुके हो। तो एग्जाम्पल में अपन लोग लिख सकते हैं अमूल का मिल्क डिवीजन एंड कर्ड डिवीजन, और क्या लिख सकते हैं इसी में? कर्ड डिवीजन एंड बटर मिल्क छाछ डिवीजन, बराबर है? ठीक है, और क्या लिख सकते हैं अपन लोग? करेक्ट, केपीएमजी स्टैट ऑडिट और टैक्स ऑडिट। तो ये ट्रांसफर और अपन लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहे हैं, तो इधर लिख लेंगे अपन केपीएमजी टैक्स ऑडिट डिवीजन एंड ट्रांसफरी
KPMG स्टैट ऑडिट डिवीजन। क्यों भाई? चलो फिर मैंने और एक एग्जांपल दिया था L&T का। सो L&T लार्सन एंड ट्यूब्रो इंफ्रा से फॉर एग्जांपल उसको चाहिए गुड्स फ्रॉम L&T सीमेंट। L&T इंफ्रा इधर आ जाएगा, L&T सीमेंट विल बिकम द ट्रांसफरर, विल ट्रांसफर टू L&T इंफ्रा। क्या बराबर है? इतने सारे एग्जांपल्स है, इसके अलावा तो और बहुत बतेरे एग्जांपल्स है जो अपन कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जैसे जैसे अपन सम सॉल्व करेंगे वी विल कीप ऑन गेटिंग देम। सो एज ऑफ नाउ एग्जांपल्स भी क्लियर हो गया है, कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट हो गया है, और क्या चाहिए? चलो फटाफट लिख लो एवरीबॉडी, प्लीज राइट इट डाउन। स्टार्ट। ठीक है, सो आई होप द टर्म्स ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी इज क्लियर टू यू। टर्म है ट्रांसफरर, इधर लिख देंगे ट्रांसफरी। ठीक है, चलो सो अब ये जो भी मेरा बेसिक का डिस्कशन मैंने आप लोग के साथ किया था वो मैं आप लोग को लिखवा भी चुका हूं। सो आई होप अब अपन लोग नेक्स्ट चीज के ऊपर चलते हैं, विच इज द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइस। चलिए आइए, चलो अब चलते हैं थोड़ा ट्रांसफर प्राइसिंग की हिस्ट्री में। सर हिस्ट्री क्या है इसका? मैं आपको बताता हूं यार, आप मानोगे नहीं, ये ट्रांसफर प्राइसिंग है ना आज से 25 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। जी हाँ, आपकी एज से भी, आपकी एज जितना ही होगा समझ लो अप्रोक्सीमेटली, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1995 है ना, उसके पहले अगर आप मुझे पूछो तो इंडिया में ट्रांसफर प्राइसिंग था ही नहीं। इफ यू कैन आस्क योर प्रिंसिपल्स, अभी आप लोग आर्टिकलशिप कहीं पे कर रहे होगे, हो सकता है आपका प्रिंसिपल आपको बोले कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है, मुझे ज्यादा पता नहीं है कॉस्टिंग के ट्रांसफर प्राइसिंग के बारे में। हो सकता है भाई डायरेक्ट टैक्स का ट्रांसफर प्राइसिंग का आइडिया होगा, बट एज सच इंडिया में दिस इज समथिंग न्यू। अब बात कुछ ऐसी हो गई कि जैसा मैंने आपको बोला कि अमूल, कई अपन लोग एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं बिकॉज वो अपने दिमाग में भी सेट हो चुका है। तो अमूल का जो ट्रांसफरर डिवीजन है वो मिल्क डिवीजन ट्रांसफर करता है कर्ड डिवीजन को। तो इनको लगा कि भाई प्राइसिंग क्या रखे, अब हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो देखो क्या था, एक कहते हैं 1995 एंड बिफोर, जिसको अपन बोलेंगे प्री ट्रांसफर प्राइसिंग एरा, एंड दूसरा है आफ्टर 1995 जिसको अपन बोलेंगे पोस्ट ट्रांसफर प्राइसिंग एरा। ठीक है, ध्यान से सुनना। तो प्री ट्रांसफर प्राइसिंग एरा कौन सा है? बिफोर 1995। ठीक है, एंड पोस्ट 1995 क्या है? ट्रांसफर प्राइसिंग एरा। ठीक है, सो 1995 क्यों लिया? बिकॉज वही टाइम पे चीजें चेंज हुई, मैं भी बॉर्न हुआ 1995 में बॉर्न हुआ मेरा। क्या विश्वास नहीं है तुम्हारे को? क्या मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता चलता है? चलो कमिंग बैक टू ट्रांसफर प्राइसिंग। सो 1995 के पहले देखो, मैं ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी या जो भी है इतना डिटेलिंग में क्यों बता रहा हूं, इंट्रोडक्शन क्यों दे रहा हूं, बिकॉज जब आपको बेसिक्स क्लियर होगा ना कि यार कोई भी चीज आ रही है तो क्यों आ रही है, अगर वो आप लोगों को पता चल गया ना, देन इन दैट केस जब आपको सम सॉल्व करना है या केस स्टडी सॉल्व करना है तो आप उसको कनेक्ट कर पाओगे कि अच्छा हाँ इसीलिए तो ये आया है, तो अब इसको कैसे कनेक्ट करना है अपने को, वो चीजें बहुत इजी हो जाती है। बाकी मेरे को क्या है, ट्रांसफर प्राइसिंग का आपको आइडिया तो दे दिया मैंने, मैं तो सीधा अभी सम से चालू कर सकता हूं, बट नहीं, अपने को पहले बेसिक समझना पड़ेगा, हिस्ट्री समझना पड़ेगा, एंड लेट्स डू दिस फॉर एवरी चैप्टर so that you are conceptually so clear with everything कि आपको ये भी पता है कि कोई टॉपिक आया है तो क्यों आया है बॉस। सो 1995 के पहले ट्रांसफर प्राइसिंग था ही नहीं, जिसको अपन ने कहा प्री ट्रांसफर प्राइसिंग एरा। 1995 के बाद ऐसा क्या हो गया सर कि उनको ट्रांसफर प्राइसिंग एरा में कन्वर्ट करना पड़ा? तो ध्यान से सुनिएगा। तो बात कुछ ऐसी हो गई कि 1995 के पहले है ना, इंडिया में बिजनेसेस वर सेंट्रली कंट्रोल्ड, मतलब बोलते हैं ना एक लाला जी का राज था। तो भाई बस लाला जी आएंगे, अपने गद्दे पे बैठेंगे, उन्होंने फिक्स्ड उनके एम्प्लॉइज थे, वो एम्प्लॉय को फिक्स सैलरी मिलता था, सैलरी लेके निकल गए, बात खत्म। तो ये लाला जी टाइप ऑफ बिजनेस में या सेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ बिजनेस में बात कुछ ऐसी हो जाती थी कि एम्प्लॉइज डिसीजन में
इन्वॉल्व ही नहीं होते थे। सेंट्रलाइज्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब द होल डिसीजन मेकिंग वाज टेकन एट द टॉप लेवल। तो जो भी डिसीजन ले रहा है, कौन ले रहा है? वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ले रहा है। बस एकदम 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 जो टॉप लेवल है, मतलब बेसिकली जो ओनर है वो ही डिसीजन ले रहा है कि भाई क्या करना है क्या नहीं, सेंट्रलाइज लेवल। और जो नीचे वाले बंदे हैं उन लोगों को कोई, वो लोग का कोई रोल नहीं है डिसीजन मेकिंग में, ना ही उनको कोई परफॉर्मेंस के बेसिस पे उनको पेमेंट मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। आओ काम करो, महीने के एंड में अपना सैलरी लो, टाटा बाय बाय। एंड यही एक कारण है कि 1995 तक इंडिया में ना बहुत ज्यादा बिजनेसेस का ग्रोथ नहीं था। बिजनेसेस थे, मैं नहीं बोल रहा हूं नंबर ऑफ बिजनेसेस नहीं थे, बिजनेसेस थे, बट बिजनेसेस का ग्रोथ नहीं था। आज की तारीख में बिजनेसेस का ग्रोथ है, इन द सेंस अगर कोई बिजनेस चालू हुआ है तो उसके बहुत सारे ब्रांचेस है, ना ही केवल इंडिया में बट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। ये कब हुआ? 1995 के बाद, जब चीजें सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन की ओर मूव करने लगी। जी हां, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता था? डिसीजन मेकिंग पावर वाज एट द टॉप लेवल। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होने लगा? डिसीजन मेकिंग को डेलीगेट कर दिया गया मिडिल लेवल के ऊपर भी, एंड दैट इज वेयर कंपनीज वर एबल टू एक्सपांड। बिकॉज अदरवाइज 1995 के पहले सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग, तो एक आदमी किधर तक पहुंच पाएगा? उसको अपना पावर भी छोड़ना नहीं है नीचे, उसको पूरा पावर भी अपने पास सेंट्रलाइज रखना है, एट द सेम टाइम ग्रो भी करना है। इट वॉज नॉट पॉसिबल। फिर बाद में आउटसाइड इंडिया जो डेवलप्ड कंट्रीज थी उनकी एक स्टडी की गई 1991 में। द फेमस एलपीजी पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी लाई गई बाय द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह। सो दैट इज वेयर जो इंडिया का, इंडियंस का बिजनेस करने का एक थॉट प्रोसेस था ना, वो चेंज होने लगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या होने लगा कि बहुत सारी जो कंपनीज है जो ग्लोबल है वो इंडिया में आने लगी। जी हां, अदरवाइज उसके पहले फिक्स था, स्कूटर लेना है तो हमारा बजाज फिक्स है, एक ही स्कूटर लेगा बस। क्यों? ऑलमोस्ट मोनोपोली था हर फील्ड में। अगर आपको फोन पे इंटरनेट ये चाहिए, कोई कनेक्शन चाहिए, एमटीएनएल, मेरा टेलीफोन नहीं लगता, नहीं, महानगर टेलीफोन लिमिटेड या व्हाटएवर इट वाज, बीएसएनएल जो गवर्नमेंट का था, बस खत्म। अभी आज की तारीख में देखो कितने सारे तुम्हारे पास टू व्हीलर्स के ऑप्शंस है। क्यों हुआ ये? प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। आज की तारीख में वोडाफोन, एयरटेल, जियो, ये लोग तुमको फोन कर करके बोल रहे हैं सर हमारा कनेक्शन ले लो। एक टाइम था जब अगर आपको फोन कनेक्शन चाहिए था तो आपके पेरेंट्स 6-6 महीना, 1-1 साल रुक चुके, पूछ लेना उनको चाहिए तो। जमाना बदलने लगा 1995 के बाद। तो अब बहुत सारे मल्टीनेशनल ब्रांड्स इंडिया में आने लगे, जैसे मारुति के साथ सुजुकी का एक जॉइंट वेंचर हो गया तो सुजुकी आ गया, हीरो का होंडा के साथ एक जॉइंट वेंचर हो गया, हीरो होंडा बन गया। ऐसे ही सैमसंग, एलजीज, ये सब जो भी मल्टीनेशनल ब्रांड्स है ना इंडिया में आने लगे, क्योंकि अब हमने ग्लोबलाइजेशन अलाउ कर दिया है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमने अलाउ कर दिया है। तो इसकी वजह से होने क्या लगा, जो लोकल कंपनीज थी उनको कहीं ना कहीं लगा कि यार ये लोग आ रहे हैं, ये लोग तो एक्सपांशन के बादशाह है। आउटसाइड इंडिया तो बहुत, ये लोग जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे तो एक्सपांशन होता था। तब बिजनेसेस के मॉडल्स चेंज होने लगे एंड फाइनली इंडिया में भी एक थॉट प्रोसेस आया कि अब अगर हमको भी एक्सपांड करके ग्रो करना है, जो मल्टीनेशनल्स आए उनके साथ कंधे से कंधा मिला के कॉम्पीट करना है, देन इन दैट केस हमको भी आगे फटाफट एक्सपांड करना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहला चीज अपने को करना है वो है डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होने लगा कि जो डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी था, डिसीजन मेकिंग का पावर था, वो मिडिल लेवल पे भी आ गया। ऐसा नहीं कि टॉप लेवल ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं, टॉप लेवल भी अपने लेवल पे मैनेजमेंट ले रहे, तो इट वाज अ कंबाइंड डिसीजन। और कुछ जगहों पर तो टॉप लेवल ने बोला था कि यस, मिडिल लेवल ही, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होगा वो ही डिसीजन लेगा। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से आपको मिडिल लेवल पे ट्रांसफर करना पड़ा अपना पावर लेने का अथॉरिटीज। इसकी वजह से डिपार्टमेंट सेट होने लगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एट अ ह्यूज स्केल। तो अब क्या होने लगा कि बहुत सारे डिपार्टमेंट सेटअप हो गए। तो अगर मैं
एग्जाम्पल लो अमूल का ही, तो अमूल का पहले मिल्क कर्ड सब एक ही जगह से होता था, सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी और बात खत्म। बट अब क्या होने लगा कि एक मिल्क डिवीजन सेटअप हो गया, एक कर्ड डिवीजन सेटअप हो गया। अब आप लोग ने देखा होगा कि अमूल के खुद के कम से कम 10 ब्रांड होंगे, चॉकलेट्स भी सेल करता है वो, चॉकलेट्स भी सेल करता है अमूल, एट द सेम टाइम केक भी बेचता है, आइसक्रीम भी बेचता है, कितने सारे, पनीर भी है, प्रोडक्ट्स आ गए। क्यों? ये इसीलिए हो पाया क्योंकि सेंट्रलाइजेशन से डिपार्टमेंटलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की ओर गाड़ी बढ़ने लगी। एंड फाइनली इसकी वजह से क्या हुआ, जब अलग अलग डिपार्टमेंट सेट हो गए ना, तो अब इन डिपार्टमेंट को मैनेज भी करना पड़ेगा। से फॉर एग्जांपल आई एम द ओनर ऑफ अमूल, आई एम द ओनर ऑफ अमूल, सी एस संकल्प कांस्टिया, यस आई एम द ओनर ऑफ अमूल। तो 1995 तक क्या था, मैं ही पूरा का पूरा, मेरे हाथ में पूरा का पूरा इसका कंट्रोल था, बस मैं ही ये इसकी कमान मेरे हाथ में ही रहेगी। सब जो भी है मिल्क या कर्ड या जो भी कर रहा है वो मैं ही डिसीजन लूंगा और बनेगा और बस इधर से ही फ्लोट होगा। बट अब तो डिसेंट्रलाइजेशन आ गया, तो मिल्क डिवीजन खड़ा हो गया, कर्ड डिवीजन खड़ा हो गया, बटर मिल्क डिवीजन खड़ा हो गया। अब इनको भी तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो अब वो कैसे करोगे, वापस से वही सेंट्रलाइज अथॉरिटी? नहीं, अब हमने बोला कि सुनो, मिल्क डिवीजन, कर्ड डिवीजन, बटर मिल्क डिवीजन, इनके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स है इनको बुलाया और इनको बोला कि सुनो, अब क्या होगा पता है क्या? देखो, अब तक तो तुम्हारे को जो सैलरी मिलती थी ना, वो फिक्स्ड सैलरी थी, आओ काम करो जाओ, महीने के एंड में सैलरी कमा लो। बट अब हम जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसको चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अब डिपार्टमेंट सेट हो गए, डिसेंट्रलाइज हो गया है, तो अब हम प्रॉफिट सेंटर्स बना रहे हैं। सर क्या रे, वो बोले प्रॉफिट सेंटर बना रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट सेंटर का मतलब होता है कि अब जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है ना, वो अपने खुद के प्रॉफिट के लिए जिम्मेवार होगा, जिम्मेदार होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। तो मिल्क डिपार्टमेंट मिल्क डिवीजन के प्रॉफिटेबिलिटी के लिए जिम्मेदार होगा, और वो जो प्रॉफिट आ रहा है मिल्क डिवीजन को, वो प्रॉफिट में से थोड़ा शेयर एज अ बोनस मिल्क डिवीजन के एम्प्लॉयज को भी दिया जाएगा। समझ में आया तुम लोग कैसे पूरा फंडामेंटल चेंज होने लगा? समझ रहे हो? 1995 के बाद अब कर्ड डिवीजन मेहनत करेगा ऑटोमेटिकली। क्यों? क्योंकि कर्ड डिवीजन को खुद को प्रॉफिट लाना है, और अगर कर्ड डिवीजन खुद से प्रॉफिट लेकर आता है तो वो प्रॉफिट में से थोड़ा बहुत शेयर कर्ड डिवीजन के एम्प्लॉयज को भी मिलेगा। झकास! तो मोटिवेशन मिल गया इससे, जो एम्प्लॉयज इंटरनली काम कर रहे थे उनको भी एक मोटिवेशन मिला कि चलो अब अपने को अपने डिपार्टमेंट के लिए मेहनत करके उसको एकदम टॉप पे लाना है, सो दैट वी गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। जो पहले था ही नहीं ना, तो क्या था? लेड बैक एटीट्यूड। इसके लिए तुम लोग अगर नोट करोगे ना, तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और एक प्राइवेट एम्प्लॉय में ये डिफरेंस होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पता है, वो लोग का एक स्केल होता है कि भाई आज 50,000 है सैलरी, कल 3,000 बढ़ेगा 53,000, फिर 4,000 बढ़ेगा 57 फिक्स। वेयर एज प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट बॉडीज में यू विल गेट एज पर योर परफॉर्मेंस। तो कहानी बदलने लगी, अब बोनस के बेसिस के ऊपर सैलरी मिलने लगी, उसमें प्रॉफिट के बेसिस के ऊपर उनको बोनस मिलने लगा, एंड एवरीथिंग। एम्प्लॉयज को भी लगा कि यस, हमारे को भी एक्स्ट्रा कमाने को मिल रहा है, चलो एफर्ट्स डालते हैं। तो जितना सेल्स बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, उतना अपने डिपार्टमेंट को फायदा होगा और अपने को भी इंडिविजुअली फायदा होगा। दैट इज वेयर द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। अब आप पूछेंगे सर तो इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग का क्या लेना देना? बताता हूं, 2 मिनट रुक जाओ, मेरे को कंप्लीट करने दो, फिर मैं आपको बताता हूं। तो ये एक्सपांशन होने लगा। अब ये एक्सपांशन की वजह से भाई सब डिपार्टमेंटलाइजेशन हो गया। डिसीजन मेकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट था, डिसीजन मेकिंग को भी अपन लोग ने अभी डिवाइड कर दिया है, एंड अब मिल्क डिवीजन अपने हक की बात करेगा। एंड सी फ्रैंकली स्पीकिंग, ये होता है मल्टीनेशनल कंपनीज में। ये जो केपीएमजी, डेलॉयट, अर्न्स्ट एंड यंग, पीडब्ल्यूसी जो टॉप बिग 4 है जिनको आप जानते हो, ये सब में यही तो होता है। देयर इज अ डिवीजन, मतलब बोला ना स्टैट ऑडिट डिवीजन, तो स्टैट ऑडिट डिवीजन और एक टैक्स ऑडिट डिवीजन। तो जरूरी नहीं है स्टैट ऑडिट डिवीजन को जो बोनस मिला है उतना ही बोनस टैक्स ऑडिट डिवीजन को मिलेगा, नहीं। दोनों के परफॉर्मेंस देखे जाएंगे, दोनों डिवीजन के परफॉर्मेंस को ड्रिल डाउन किया जाएगा और फिर उनके एम्प्लॉय को बोनसेस मिलता है। दैट इज हाउ प्रैक्टिकली इट वर्क्स।
अब इसका ट्रांसफर प्राइसिंग से क्या कनेक्शन है अब मैं बताता हूं, 2 मिनट सुनो। अब समझो 1995 के पहले की बात, ठीक है, पुराने वाले अपने जमाने में अपन लोग चले जाते हैं, ये उन दिनों की बात है, 1995 के टाइम की बात मैं कर रहा हूं। तो 1995 में तो सब कुछ मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन और प्रॉफिट के ऊपर बोनस और ये सब तो कुछ था ही नहीं। तो हुआ कुछ ऐसा कि अमूल जो मिल्क डिवीजन है और अमूल कर्ड डिवीजन, ये थे, दोनों डिवीजन थे अपने अपने हिसाब से, बट डिसेंट्रलाइजेशन नहीं था, तो नाम के डिवीजन थे, कंट्रोल पूरा ऊपर ही, सब जो भी कॉस्ट वर्किंग है सब सब टॉप लेवल से ही आता था। अब एक दिन कर्ड डिवीजन का फोन गया मिल्क डिवीजन को और बोला सुनो ना मिल्क डिवीजन, मेरे को है ना 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए। कितना? 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए। तो मिल्क डिवीजन ने बोला अच्छा ठीक है मैं दे दूंगा आपको। अच्छा तो मेरे को कितना देना पड़ेगा? किसने पूछा? कर्ड डिवीजन ने मिल्क डिवीजन को पूछा कि मेरे को आपको कुछ पैसा तो देना पड़ेगा ना। बोला हाँ वो तो अभी जो भी कॉस्ट है वो दे दो ना यार, अरे तू और मैं भाई भाई तो है। अरे मिल्क डिवीजन कर्ड डिवीजन अपन दोनों अमूल के ही तो बच्चे हैं, तू और मैं तो भाई भाई है, क्या टेंशन ले रहा है कर्ड डिवीजन। तो मिल्क डिवीजन ने कर्ड डिवीजन को बोला कि हम तो तेरे को सारा सारा पूरा मिल्क हम लोग तेरे को एट कॉस्ट ट्रांसफर कर देंगे, जा तू खुश रहे, तू मेरा भाई है। कर्ड डिवीजन बोला श्योर, अरे हाँ यार तू मेरा भाई है करना। अब मिल्क डिवीजन का जो मैनेजर है वो बोला कि यार मेरे पिताजी का क्या जाता है, मेरे को की फर्क पहनता, मेरे को तो उतना ही सैलरी जो पहले मिलता था अभी भी मिलने वाला है, कौन सा मेरे मिल्क डिवीजन को प्रॉफिट होने की वजह से मुझे कोई फायदा होने वाला है, तो छोड़ना, ये तो मेरा भाई है, चल तेरे को मैं कॉस्ट पे भी ट्रांसफर कर दूं, क्या फर्क पड़ रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सेम वे मिल्क कर्ड डिवीजन बटर मिल्क को भी सोचेगा कि चल ना कॉस्ट पे कर दो की फर्क पहनना। बट यही जब 1995 के बाद वाला कर्ड डिवीजन ने मिल्क डिवीजन को कॉल किया, 1995 के बाद जब कर्ड डिवीजन ने मिल्क डिवीजन को कॉल किया, तब जब पूछा गया मिल्क डिवीजन, जब कर्ड डिवीजन को पूछा गया, सॉरी कर्ड डिवीजन ने मिल्क डिवीजन को फोन किया और कर्ड डिवीजन ने मिल्क डिवीजन को पूछा कि तुम्हारे को मिल्क चाहिए क्या, सॉरी हमारे को मिल्क चाहिए, 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए। लास्ट टाइम आपने हमारे को है ना 30 रुपीज आपका कॉस्ट था, तो आपने हमारे को 30 रुपीज कॉस्ट पे दे दिया था, तो ये बार भी आप 30 रुपीज कॉस्ट पर लीटर के हिसाब से ट्रांसफर कर दो ना मिल्क डिवीजन। ठीक है, वापस से कर्ड डिवीजन ने मिल्क डिवीजन को अब 1995 के बाद कॉल किया, तो कन्वर्सेशन देखो कैसे बदल गया। 1995 के बाद कर्ड डिवीजन मिल्क डिवीजन को, अरे सुनो ना मेरे को 50,000 लीटर्स चाहिए, लास्ट टाइम आपने 30 रुपीज पर लीटर में भेजा था मेरे को, तो बस वही प्राइस के ऊपर भेज दो ना, मैं आपको 30 रुपीज पर लीटर के हिसाब से पे कर देता हूं। ऐसा कर्ड डिवीजन मिल्क डिवीजन को बोला। मिल्क डिवीजन बोला ए भाई क्या, रुक 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 सुन, मेरे को है ना वो सेम मिल्क के ऊपर है ना 50 रुपीज मिल रहा है, मेरे को 50 रुपीज मिल रहा है, क्योंकि 1995 के बाद तो क्या हुआ, डिसेंट्रलाइजेशन प्लस प्रॉफिट सेंटर बन गए वो लोग, समझ रहे हो तुम लोग। अब मिल्क डिवीजन क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड है प्लस प्रॉफिट सेंटर है, तो इसकी वजह से अब मिल्क डिवीजन के रंग बदल गए, तेवर बदल गया, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो मिल्क डिवीजन अब कर्ड डिवीजन को बोल रहा है कि नहीं यार मेरे को तो नहीं परवड़ेगा 30 रुपीज में, सुनना मैं बाहर वाले को 50 रुपीज में बेच रहा हूं, तू भी 50 रुपीज में ले लेना मेरे से। कर्ड डिवीजन बोलेगा अरे अरे ऐसा क्यों कर रहा है यार, अरे अपन दोनों तो भाई भाई है, अभी तो तू 1 साल 5 साल पहले सब बोलता था भाई भाई मैं तेरे को कॉस्ट में ट्रांसफर कर दूंगा। तो मिल्क डिवीजन बोला अरे नहीं 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 यार सुनना, लेकिन मैं सुनो तो तुम भी दो, और फोन काट दिया। और फिर बोल दिया वापस से मिल्क डिवीजन ने कर्ड डिवीजन को, सुनना तेरे को 50 रुपए में चाहिए तो ले, अदरवाइज छोड़, टक। समझ रहे हो तुम लोग कैसे थॉट प्रोसेस बदल गया। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, क्योंकि प्रॉफिट सेंट्रिक हो गया। तो अब मिल्क डिवीजन को लग रहा है कि मैं जितना ज्यादा पैसा ले लूं कमा लूं उतना मेरे लिए अच्छा है। यही अब कर्ड डिवीजन क्या सोचेगा कि मैं जितना कम कॉस्ट में प्रोक्योर कर लूं मिल्क डिवीजन से उतना मेरे लिए अच्छा हो जाएगा। और अब बात बदल चुकी थी,
अब जो अपने को ट्रांसफर प्राइस सेट करना था वो सोच समझ के सेट करना पड़ा, बिकॉज पहले क्या होता था 1995 के पहले कि भाई चल ना कॉस्ट के ऊपर ट्रांसफर कर दिया, हो गया, बात खत्म, क्या कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अब मैं कॉस्ट के ऊपर नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है कि यार अगर कॉस्ट पे करता हूं मैं ट्रांसफर तो मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिट कम हो जाएगा, और अगर मेरा प्रॉफिट कम हो गया देन इन दैट केस मेरे को बोनस नहीं मिलेगा। दिस इज हाउ थिंग्स चेंज, जिसकी वजह से अब ट्रांसफर प्राइस प्रॉपरली सेट करना पड़ा ट्रांसफरर डिवीजन को, बिकॉज अदरवाइज ऐसे ही कुछ भी सीधा मार्केट प्राइस बोलो या सीधा कॉस्ट पे बेच दो, अब ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको एक मिनिमम प्राइस सेट करना पड़ेगा, भाई मिनिमम तो मेरे को इतना चाहिए, मैक्सिमम मैं कितना चार्ज कर सकता हूं, फिर अब दोनों के बीच में कुछ निगोशिएशन होता है और फिर जाके ट्रांसफर प्राइस सेट होता है। समझे? तो कहां से आया ये ट्रांसफर प्राइस? बिकॉज 1995 के बाद डिसेंट्रलाइज होने लगी चीजें, प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच आ गया, तो इसकी वजह से जो इंटरनल ट्रांसफर है अब वो कॉस्ट पे तो नहीं हो सकता, अब मुझे सोच समझ के एक प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। हो सकता है कि जब मैं इंटरनल ट्रांसफर करता हूं तो मेरा कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाता है, तो अगर जेन्युइनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच गया तो उतना मैं कम रिकवर करूंगा मेरे इंटरनल डिपार्टमेंट के साथ, बट मैं कॉस्ट पे तो नहीं बेचूंगा, मार्केट प्राइस से थोड़े कम में बेच देता हूं, कुछ निगोशिएट कर लेते हैं, भाई मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी है कि नहीं। सो मेनी क्वेश्चंस स्टार्टेड कमिंग अप। जी हाँ, जैसा आप लोग अब कंफ्यूज हो रहे हो वैसा ही कुछ 1995 में ये डिपार्टमेंट्स कंफ्यूज हो गए, और फिर इन्होंने कॉल किया मुझको, द चार्टर्ड अकाउंटेंट संकल्प कांस्टिया को, और मुझे कॉल करके बोला कि संकल्प कांस्टिया, मैं अमूल से मिल्क डिवीजन का मैनेजर बात कर रहा हूं। सर अब तक तो मैं इनको कॉस्ट पे ट्रांसफर करता था, बट सर अब आपको पता है हमारा तो जो कंपनी है उसमें डिसेंट्रलाइजेशन और प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच आ गया है, तो अब तो मैं कॉस्ट पे ट्रांसफर नहीं कर सकता हूं, मुझे भी प्रॉफिट कमाना है, मेरे जो भी डिपार्टमेंट को प्रॉफिट आएगा उससे मैं बोनस भी दूंगा, तो मेरा जो टीम है वो भी एक्साइटेड है, तो सर आप बताइए ना कि क्या प्राइस सेट करूं। एंड दैट इज व्हाट gave rise to the concept of transfer price। वरना पहले इंटरनल ट्रांसफर ऑफ डिवीजन एट कॉस्ट, उसको ट्रांसफर प्राइस का नाम ही नहीं था, बट अब जब इंटरनल प्राइस को इंटरनल डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना है तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ फैक्टर्स, वो सब फैक्टर्स को कंसीडर करके बनेगा आपका ये इंटरनल सेलिंग प्राइस, जिसको नाम दिया गया है ट्रांसफर प्राइस। आर वी अंडरस्टैंडिंग कहां से जन्म हुआ है इस ट्रांसफर प्राइस का? तो अब मेरे पास क्या कॉल आता है मिल्क डिवीजन का, मिल्क डिवीजन कॉल करके बोलता है मिस्टर संकल्प मेरे को ट्रांसफर करना है, बट मैं क्या प्राइस पे ट्रांसफर करूं सो दैट मेरे को प्रॉफिट भी मिल जाए, कर्ड डिवीजन को लॉस भी ना हो, वो भी बाहर से ना खरीदे, ओवरऑल कंपनी के लिए भी विन विन सिचुएशन हो जाए। ये सब चीजों को समझने के लिए अब अपन करेंगे दिस इज इट, ट्रांसफर प्राइस। समझ गए? सो आई होप ये लॉजिक एक हिस्ट्री पूरा क्रिएट हो गया होगा, और अब जब अपन लोग सॉल्व करेंगे ना ट्रांसफर प्राइसिंग के सम्स को या केसेस को या थियोरी को, we'll be in the best position to manage it, because अब अपन बिहेवियरल इश्यूज के थ्रू समझ चुके हैं कि कैसे ट्रांसफर प्राइस आया है। बिहेवियरल इश्यूज मतलब इंसान की थॉट प्रोसेस को अब अपन समझ चुके हैं। अच्छा पहले तो मैं सेंट्रलाइज्ड पावर था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, अब सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो गया है तो मैं भी प्रॉफिट कमा सकता हूं कंपनी के साथ साथ, कैफे कमाऊं, क्या प्राइस रखूं, इंटरनली बेचूं नहीं बेचूं, वो भी एक पॉइंट हो सकता है। इंटरनली बेचना कोई जरूरी नहीं है, मेरे डिपार्टमेंट बोलेगा भाई मेरा बाहर ही बहुत ज्यादा बिकता है, मेरे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है, नहीं बेचूंगा तेरे को, ऐसा भी पॉसिबल है। अब जो पहले नहीं होता था, पहले बोलता था अरे चलना तू मेरा भाई है, तेरे को दिया, मेरा पूरा प्रोडक्शन तेरे को दिया, मेरा पूरा कॉस्ट पे दिया, चलता था, अब नहीं। समझ रहे हो? ये चेंज की वजह से आया है होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइस। समझ गए? चलो सो अब ऑब्वियसली ये जो अपन ने छोटा सा डिस्कशन किया है, क्यों ना इसको भी फटाफट लिख लिया जाए सो दैट वी आर एब्सोल्युटली क्लियर।
और फिर अपन प्रैक्टिकली स्टार्ट करेंगे कि अगर ट्रांसफर प्राइसिंग से रिलेटेड कुछ आता है तो कैसे उसको कैलकुलेटिवली क्या सोचना है, क्या चीजें होती है, क्यों कॉल आया संकल्प, सीए संकल्प कांस्टिया को, ऑल ऑफ दैट। चलिए आइए फटाफट उसके पहले 2 मिनट में लिख लेते हैं जो भी अपन ने अभी डिस्कस किया है, एंड देन वी विल टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो चलो आओ फटाफट लिख लेते हैं अपन लोग क्या, हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइस। ठीक है। सो जैसा मैंने आप लोग को बताया कि पहले 1995 के पहले क्या हुआ करता था, देखो ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब अब फ्यूचर में कभी आपको भी ट्रांसफर प्राइस सेट करना हुआ ना, यू शुड अंडरस्टैंड के क्या थॉट प्रोसेस के साथ कौन सी चीजें आई है। अब आपको रैशनली पता है क्यों कर रहे हैं ये चैप्टर, आपको पता है। और जैसे अभी देखो अभी तो स्टार्ट हुआ है, धीरे धीरे अभी जैसे आज मैं अभी थोड़ा और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स या कुछ बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा यार ये सब के लिए तो एक सीए चाहिए यार, इसके लिए पढ़ना भी जरूरी है यार, बराबर है यार। ओके चलो, सो हिस्ट्री ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग के ऊपर था मैं, तो 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया अपन लोग ने, प्री 1995 एंड पोस्ट 1995। प्री 1995 क्या था, सेंट्रलाइज्ड बिजनेस सिस्टम था, तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब डिसीजन मेकिंग इज विद टॉप अथॉरिटी ओनली, तो डिसीजन मेकिंग ओनली विद टॉप अथॉरिटी, ओनली विद टॉप अथॉरिटी, एंड एम्प्लॉइज हैड नो रोल। तो यहां पे सीए का रोल क्या था कि भाई बस कॉस्ट कैलकुलेट कर दे, एंड इंटरनल ट्रांसफर एट कॉस्ट ही हो जाता था। एम्प्लॉय का नो रोल, एंड इंटरनल ट्रांसफर क्या हिसाब से होता था, एट कॉस्ट। थोड़ा इसको इधर जगह बना देते हैं। तो देखो इधर 3 लोग थे यहाँ पे, एक था मेरा कि भाई इंटरनल ट्रांसफर जो है, इंटरनल ट्रांसफर एट कॉस्ट हो जाता था, पहली बात। अब ये कॉस्ट कैलकुलेट कौन करता था, सीए। तो सीए का स्कोप कितना था, लिमिटेड स्कोप, स्कोप वॉज लिमिटेड स्कोप ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट। सो अपना सीए का स्कोप लिमिटेड स्कोप। एंड लास्ट मेरा जो क्या है कि लास्ट है मेरा एम्प्लॉय, उसको क्या है भाई फिक्स्ड सैलरी दे दो, वो खुश है, बस बात खत्म। सो ना उसको कोई मोटिवेशन दिया तुमने ना कुछ। बट अब पोस्ट 1995 देखिए कैसे कहानी बदल रही है। सो पोस्ट 1995 कैन आई से, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन, या जिसको अपन बोल सकते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन करना स्टार्ट कर दिया। तो डिसेंट्रलाइजेशन, डिपार्टमेंटलाइजेशन, डिपार्टमेंट्स सेट होने लगे। अब ये डिसेंट्रलाइजेशन या डिपार्टमेंटलाइजेशन प्लस इसके साथ साथ इनको क्या बना दिया, प्रॉफिट सेंट्रिक। क्या बना दिया, प्रॉफिट सेंट्रिक। सो अब डिसेंट्रलाइजेशन प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ, डिसेंट्रलाइजेशन प्लस प्रॉफिट सेंट्रिक अप्रोच के साथ हुआ क्या, इसका इंपैक्ट, एम्प्लॉइज या रादर ट्रांसफर ऑफ internal goods or services, internal goods or services at a proper price called as ट्रांसफर प्राइस। अब भाई ऐसा नहीं चलेगा बस कॉस्ट पे ट्रांसफर कर दो, अब ट्रांसफर ही डिवीजन भी बोलेगा
अच्छा इससे लूं या बाहर से ले लूं या क्या और निगोशिएट कर सकता हूं। ट्रांसफर डिवीजन भी बोलेगा अच्छा इससे मैक्सिमम प्राइस ले लेता हूं या थोड़ा निगोशिएट करके देखता हूं, मेरे पास स्पेयर कैपेसिटी कुछ है क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो अब डिस्कस होगी। एंड अगर अब ये ट्रांसफर प्राइस कैलकुलेट करना है तो ऑब्वियसली अब आपको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि स्कोप हैज इंक्रीज। क्या लिखा है? स्कोप हैज इंक्रीज। एट द सेम टाइम जो मेरा एम्प्लॉय था वो, बिकॉज ये देखो प्रॉफिट सेंट्रिक का मतलब ये होता है कि अब एम्प्लॉय भी बोलेगा कि यस ही इज ऑल्सो एलिजिबल टू गेट सम बोनस ऑन प्रॉफिट, बोनस ऑन प्रॉफिट भी मिलेगा उसको। एंड दैट इज वेयर वी हैव सीन अ बिग चेंज, जिसकी वजह से बॉर्न हुआ हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग। और ये डिसेंट्रलाइजेशन क्यों, मैं आपको बताऊं, बिकॉज 1991 में जब एलपीजी आया तो इनको इंडियन कंपनीज को कंपीट करना पड़ा वही मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ। और इंडियन ने देखा कि ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज है इनके इतने सारे ब्रांचेस है और ये जब इंटरनल ट्रांसफर करते हैं then in that case they also use the concept of transfer price. so इंडिया में लेट आया बट इंटरनेशनली बहुत टाइम पहले से ये कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज्ड है। चलो भाई प्लीज एवरीबॉडी यू कैन राइट इट डाउन। तो प्रॉफिट सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग इज विद द डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज को भी कुछ बोनस मिलेगा बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। सो यहां पे क्या हुआ? डिसीजन मेकिंग विथ डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय को इसका क्या फायदा हुआ? प्रॉफिट सेंट्रिक का मतलब होता है कि प्रॉफिट कमाओ, यू विल गेट अ पार्ट ऑफ इट, वर्क हार्ड, परफॉर्म बेटर, यू विल गेट परफॉर्मेंस लिंक पे। समझ गए? चलो हो गया लिख के आप लोग का ये वाला पार्ट भी लिख लो फटाफट। चलो अभी अगर देखो आप लोग का लिख के हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ देन इन दैट केस आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। अभी देखो बहुत ज्यादा इस पे अपन टाइम वेस्ट ना करें तो बेटर है, आप पॉज करके लिख लेना जैसा मैंने आपको बोला, ये भी आप लोग के पास रहेगा। और ठीक, अब क्या होता था जब डिसेंट्रलाइजेशन था, सॉरी जब सेंट्रलाइजेशन था, तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन लोग जो अपन लोग ने डिस्कस किया, अमूल का एग्जांपल। अमूल का अपन लोग ने एग्जांपल दिया, तो ये अमूल के एग्जांपल में क्या हुआ कि ठीक है यहां पे उसका मिल्क डिवीजन था, यहां पे उसका कर्ड डिवीजन था, ठीक है। कर्ड डिवीजन ने अमूल मिल्क डिवीजन को बोला मेरे को 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क चाहिए। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, अमूल मिल्क डिवीजन जो है ना उसका कैपेसिटी है, कैपेसिटी है 1 लाख लीटर्स, और इसका जो एक्सटर्नल डिमांड है ना, ये ध्यान से सुनना बस, इसका जो एक्सटर्नल डिमांड है ना वो भी है 1 लाख लीटर्स। तो मार्केट में ये 1 लाख लीटर्स धूम मचा के बेचता है कौन? अमूल दूध। अब इसको कर्ड डिवीजन का फोन आया, कर्ड डिवीजन ने पूछा कि यार मेरे को 50,000 लीटर्स चाहिए मिल्क। तो यहां पे मिल्क डिवीजन क्या बोला? सेंट्रलाइज्ड जब अप्रोच था, बिफोर 1995 वाला अप्रोच था, तब ये मिल्क डिवीजन कर्ड डिवीजन को क्या रे वो बोला
बोला कि लेना ये 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क तू ले ले एट कॉस्ट, ये 50,000 लीटर्स ऑफ मिल्क तू ले ले एट कॉस्ट। अब यही मिल्क डिवीजन, यही प्रोडक्शन कैपेसिटी, यही कर्ड डिवीजन का इतना ही डिमांड, अब देखो थॉट प्रोसेस कैसे चेंज होता है। अब मैं आपको बोलता हूं चीजें डिसेंट्रलाइज हो गई है, चीजें प्रॉफिट सेंट्रिक हो गई है, प्रॉफिट सेंटर अब सेटअप हो गए हैं। अब यही अमूल के यही दो डिवीजन, एक है मिल्क और एक है कर्ड, ये मिल्क डिवीजन का प्रोडक्शन कैपेसिटी है 1 लाख लीटर्स और इसी का एक्सटर्नल डिमांड है, इसी का एक्सटर्नल डिमांड है 1 लाख लीटर्स। समझ गए? आगे क्लियर एवरीबॉडी? अब इसको ही कर्ड डिवीजन का कॉल आता है कि भाई 50,000 लीटर्स इंटरनल ट्रांसफर कर देना, 50,000 लीटर्स इंटरनल ट्रांसफर कर देना। अब इसके पहले वाले में क्या था, सोचे बिना 1 सेकंड में जवाब दे दिया इसने, मिल्क डिवीजन ने कि ओके एट कॉस्ट ट्रांसफर कर दूंगा, नो टेंशन। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब मिल्क डिवीजन बोलेगा कि नहीं, आई विल हैव टू कंसल्ट माय चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जी हां, दिस इज वेयर द थिंग्स चेंज, क्योंकि अब प्रोडक्शन कैपेसिटी देखनी है आपको, आपका एक्सटर्नल डिमांड कितना है, इंटरनल डिमांड कितना है, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप डिसीजन लेंगे, क्योंकि आप आपके डिवीजन के प्रॉफिट के लिए जिम्मेदार हो और उस प्रॉफिट का हक अब आपका भी है। गिविंग राइज टू द होल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आप लोग को पूरा ये बेसिक समझ में आ गया होगा। अब ट्रांसफर प्राइसिंग आने के बाद कैलकुलेशंस में क्या हुआ, क्या तो सोचने लगा मिल्क डिवीजन, कैसे वो प्राइसिंग रखा, वो सब सोचेंगे समझेंगे अगले पड़ाव पे। बट आई होप यहां तक का आप लोग का पूरा जो जर्नी है वो एब्सोल्युटली क्लियर एंड क्रिस्टल है, क्रिस्टल क्लियर है। समझ गए? चलो 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट कॉपी कर लो। तो अब लेते हैं छोटा सा एक अल्प विराम, एक छोटा सा ब्रेक, एंड ब्रेक के बाद मिलेंगे अपन लोग और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जानेंगे कि अब कैलकुलेशन वाइज क्या क्या इंपैक्ट होने लगा ट्रांसफर प्राइस का। शाबाश, चलो प्लीज एवरीवन कॉपी। आपका लिख के नहीं हुआ होगा तो वीडियो पॉज कर देना, लिख लेना, फिर आगे बढ़ जाना, ठीक है?